नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 जून यानी कि 11 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि भैया साहब देखो, आपका एग्जाम दरअसल क्या है, बहुत नजदीक आ गया है और अब आपकी ढीला ढवाली, अब आपका टाइम पास करना या अब आपका किसी ऐसी ओर जाना जहां पर आप अपनी कामयाबी से दूर होते हैं, ऐसे रास्तों को, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जगहों पर जाना बंद कर दिए जहां पर आपके समय का दुरुपयोग होता है या फिर जहां पर आपका सम्मान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मैं कई बार मैंने कहा है, हर बार मैंने कहा है, बार बार आपसे कहा है कि आपके मन की जिद ही क्या है, जीत है। आपने जिद ठान लिया कि यार अपन को इस बार सक्सेस लेनी है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है। आपके घर में आपके ऊपर बहुत टेंशन हो सकती है, वैवाहिक टेंशन हो सकती है, माता पिता शादी करने के पीछे पड़े रहे होंगे, है ना, 23-24 साल में ही एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए होंगे, 10 लड़का का फोटो लाते होंगे, 10 लड़कियों का फोटो लाते होंगे। आपको इन्हीं किन्हीं बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान देना, यदि आज आप अपने भविष्य के लिए, अगर आप अपने लिए अगर स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आने वाले समय में आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं रहेगा। ये तय मानिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता के खिलाफ आप अगेंस्ट हो जाए, उनके खिलाफ आप हो जाए, लेकिन कम से कम आप अपनी बात अपने माता पिता के साथ जरूर रख सकते हैं कि अभी फिलहाल ये समय उनके विवाह का नहीं है, उनके बाकी कार्यों का नहीं है, बल्कि यह जो समय है यह उनके भविष्य के लिए है। भविष्य अगर सुनहरा होगा तो सारी चीजें क्या होंगी, बेहतर होगा। फिर ना आपसे कोई डाउरी मांगेगा, और डाउरी मांगेगा तो आप देने के काबिल रहेंगे। पहली बात तो लेना देना दोनों खराब बात है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अपने आप में क्या रहेंगे, स्टैंड लेंगे। कल को कोई भी स्थिति अगर आपके विपरीत होती है तो ऐसी विपरीत स्थितियों में आप अपने को संभालने के लिए आपके पास एक जॉब होगी। आप इकोनॉमिकली अगर सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो शायद आपका घर, परिवार और जिसके यहां आप जाओगे वो हर व्यक्ति आपका सम्मान जरूर करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से जो है मजबूत होना बहुत आवश्यक है। 4 पुरुषार्थ हमारे कहे गए हैं क्या, कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धन सिद्धि भवे नाम, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ है जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, धर्म के बाद क्या कहा गया, धर्म के बाद काम नहीं आया है, धर्म के बाद अर्थ आया है। यदि कोई धार्मिक कार्य करना है, उसके बाद कुछ कार्य करना है तो अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी आपके पास। इसलिए कहा गया वेद में, वेद कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धन सिद्धि भवेन नाम, अर्थात जब ये 4 चीजें आपके पास होगी, क्रमवार होंगी, तब आप जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह समय आपका अपना है, आप अपने ऊपर समय लगाएं बजाय इसके कि कहीं और समय अपना जाया कर रहे हैं। मैं बार बार मेरे संकेत को आप शायद समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बधाई हो, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या कीजिएगा मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, मेरा काम है कि एज ए टीचर मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाने के साथ मैं आपको उस रास्ते पर ले जाऊं जहां पर आपको जाना है, जहां पर आपकी क्या है मंजिल है। तो 2 मिनट का एक छोटा सा मैंने एक क्लिक आपको दे दी कि भाई देखो ऐसा है, सुधर जाओ, जीवन बड़ा कठिन है, डगर बड़ी कठिन है, साथ वही देगा जो वास्तव में आपके साथ होगा, जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस रिलेशन में आपके होगा। नहीं तो जीवन के अधिकतर रिश्ते, इनफैक्ट मोस्टली रिश्ते जो है आपसे तभी जुड़ते हैं जब उनको आपसे कुछ चाह होती है, कोई एक्सपेक्टेशंस होता है। याद रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी की हालत से बाहर निकाला गया है। यह क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि सरकार ने व्यापक स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मिशन हो, इसके अलावा चाहे कोई अन्य मिशन हो, चाहे वो किसानों से समेत कोई भी मृदा कार्ड योजना हो या कोई भी अन्य योजना हो, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई। न सिर्फ केंद्र सरकार ने बल्कि राज्य सरकार ने भी व्यापक स्तर पर गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लॉन्च किया, जिसके फलस्वरूप विगत 11 वर्षों में गरीबी का आंकड़ा जो है क्या हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ। यह सरकार की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर कल मैंने आंकड़े आपको बताए थे कि ये आंकड़े और इन आंकड़ों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे, कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 2013-14 में 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में कितना हो गया,
37,000 करोड़ रुपए हो गया। ये दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति क्या है, सजग है, जिम्मेदार है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिन दुगनी रात मेहनत कर रही है और ऐसा प्रयास जो है सरकार का दिखाई दे रहा है। आगे, भारत और पश्चिमी एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। इसी पर अभी एक कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था, वहीं पर इन सारी बातों को वहां पर देखा और समझा गया। ठीक है, चलिए आगे। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसा एविएशन और भारत की टाटा एडवांस, देखो ये दोनों कंपनी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई साहब, आपकी परीक्षा के लिए क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दसा एविएशन और कौन, भारत की टाटा एडवांस। तो आपसे प्रश्न पूछेगा दसा एविएशन कहां की कंपनी है, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने समेत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि पहली बार यह होगा जब फ्रांस से बाहर कहीं पर जो है राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और यह अपने आप में भारत की ताकत और भारत की कूटनीतिक चाल को दर्शाता है कि किस तरीके से हम वैश्विक पटल पर अर्थात ग्लोबली हम अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं। चलिए आगे। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनॉम है भाई साहब गेब्रेयस, इनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि आप एग्जाम पूछ ले कि बताओ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, आप कहेंगे सर टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयसस है। ये चर्चाओं में क्यों, क्योंकि इन्होंने जिनेवा में आपदा जोखिम स्तर कम करने के लिए 8वें यानी कि 8वें वैश्विक मंच के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है, PK मिश्रा से बातचीत की है। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। आगे, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को एक नए प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए जो 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका पूरी तरीके से आने से मना करता है और 7 अन्य देशों के नागरिकों आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाता है। यानी कि टोटल 19 देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, जिसके पीछे कई प्रमुख कारणों का हवाला दिया गया है। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन सिंदूर स्मारक पार्क गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक कच्छ जिले में बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। भारत को पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत सरकार ने 29 मई 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयुष हितधारक उद्योग संपर्क बैठक के दौरान आयुष निवेश सारथी पोर्टल का क्या किया है, अनावरण किया है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में आयुष निवेश सारथी पोर्टल का अनावरण किया गया, इसका संबंध किससे है। इसी पॉइंट को आपके सामने कूट के रूप में रख देगा और आपको बताना होगा भाई साहब इसका उत्तर क्या होगा। तो बड़ा डिटेल्स में बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भाई साहब प्राक्कलन समिति संसद के किस सदनों से मिलकर बनी होती है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई और एक चॉकलेट इनाम आपके लिए। ठीक है, चलिए। इसके साथ मैंने कल कहा था कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। यदि कल आपने मेरी बात को मान करके उस पर काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आपने एक कान से इधर से सुना और इधर धीरे से निकाल दिया तो जीवन में फिर धीरे धीरे ही चलता रह जाइएगा, सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आपको चुभे तो चुभे, मुझे कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। मेरी बात चुभने से अगर आप सुधर जाते हैं तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य वाली बात होगी। और मेरी बात से आपको कोई चुभन नहीं होती है, आप मदमस्त चलते रहते हैं, तो फिर दरअसल मेरा नुकसान नहीं बल्कि आपका नुकसान है। तय आपको करना है कि मेरी बातों को मान करके जीवन में सफल होना है या फिर मेरी बातों को इग्नोर कर देना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भाई साहब, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। अपने आप पे आप जानते होंगे खाद्य सुरक्षा अपने आप में, फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। जानते होंगे खाद्य सुरक्षा अपने आप में जो है, खाद्य सेफ्टी अपने आप में क्या एक बड़ा मुद्दा होता है। आजकल कुछ भी खाने को दिया जा रहा है, कैसे भी खाने को दे रहा है। एक तो खाने को नहीं है, खाने को जो मिल भी रहा है उसमें इतनी ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा मामला गड़बड़ है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो कुछ हो सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है कि ग्लोबल स्तर पर खाद्य सुरक्षा तथा फूड सेफ्टी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। अगर आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे, हेल्दी भोजन नहीं करेंगे,
तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्या होंगी, कॉज होंगी, अर्थात विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके बॉडी में क्या होंगी, उत्पन्न होंगी, और क्या होगा, आप जो है बीमार रहेंगे तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे नहीं। जैसे कि अभी मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जंक फूड खाने से बचिए, नॉनवेज मोस्टली खाने से बचिए, या और इसके अलावा कुछ बेहतर खाना खाइए जिससे आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या मिले, संतृप्ति, तृप्ति मिले, और जिससे आपके अंदर की एनर्जी का बूस्ट अप हो सके। राइट, तो ऐसा भोजन करिए आप लोग। अब आपके लिए टास्क मैंने दिया है, यहां पर टास्क क्या दिया है, मैं थीम के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जो कि आज आपको सर्च करना है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे रहते हो, कुछ करते बढ़ते हो नहीं। तो आज आपको बताना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है। आज ही इंटरनेट पे जो है क्लिक करिए और जरा सर्च करके मुझे बताइए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की क्या है, थीम क्या है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप मुझे प्यार करते होंगे, अगर आप मुझे मानते होंगे, सम्मान करते होंगे मेरा, एज ए दोस्त, एज ए टीचर, एज ए भाई, तो आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। और मैं आपसे अपेक्षा भी यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका उत्तर देंगे। आप गलत बताएं उत्तर, सही बताएं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, आप उत्तर बताएं, मैं आपसे अपेक्षा जरूर करता हूं और आप मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, शुरुआत इसकी भाई साहब कब होती है, इसकी शुरुआत होती है दरअसल 2019 से, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, घोषणा किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में। ठीक है, प्रमुख संगठन WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी पहल की थी। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, जहां एक और आपकी परीक्षा में WHO से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहीं आपके साथ में आपके एग्जाम में FAO अर्थात खाद्य और कृषि संगठन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको क्या देता हूं, टास्क देता हूं, क्या देता हूं, टास्क, कि आज आप लोग, हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार प्रश्न आपको कराया हुआ है, इसके डिटेलिंग मैंने कराई हुई, लेकिन फिर भी आप लोग खाद्य और कृषि संगठन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। क्या, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके बारे में आपको क्या करना है, आज ही पढ़ लेना है। यानी कि क्या है, FAO है ना, हाँ, FAO। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है भाई साहब, ये आपका टास्क है। ठीक है, आगे उद्देश्य क्या है इसका, भोजन उत्पादन से लेकर के उपभोग तक हर चरण में सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि अच्छा भोजन नहीं मिलता है आजकल, ये मामला आजकल बहुत गड़बड़ वाला है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों को जागरूकता करना, खाद्य जनित बीमारियों को रोकना। जानते हो कि आप फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड से सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती रहती हैं। नियमों और मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे भारत में खाद्य सुरक्षा की प्रमुख चिंताएं क्या क्या हैं, भोजन की उपलब्धता और पहुंच, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये एक बड़ा मुद्दा है भारत में, जो है भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर के। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके मेंस में प्रश्न पूछ सकता है आप एग्जाम में फूड सिक्योरिटी लेकर के, और जो कि पूछा भी जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भोजन की उपलब्धता में पहुंच, यानी कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन सभी लोगों तक भोजन जो है समान रूप से नहीं पहुंच पाता है, यानी कि अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती इंडिया में। यह सबसे बड़ी चिंता का जो है कारण है, अपने आप में विषय चिंता का। ठीक है, तो ये आप लोग मेंस के प्रोजेक्ट रेडी करिएगा। कुपोषण और अल्पपोषण, ठीक है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में बच्चे क्या हैं, कुपोषित हैं। कुपोषण यानी कि उनको सही रूप से भोजन जो है, हेल्दी भोजन नहीं मिल पाता है, और यही कारण रहा है कि सरकार ने मिड डे मील जैसी योजना का जो है चलन शुरू किया था। राइट, 35.5% बच्चे कम वजन के होते हैं, यह बड़ी चिंता का बात है अपने आप में, और 32.1% बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं, यह भी अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है। ये सारे फैक्ट अगर आप अपने मेंस में लिखेंगे भाई साहब, आपको गार्ड जो है एग्जामिनर दिल खोल खोल के, ट्रक भर भर के भाई साहब, जीसीबी भर भर के नंबर देगा आपको। बात मान लो मेरी, सही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये सारे फैक्ट जितना मैं मेहनत करता हूं, मैं चाहता तो इतना करके मैं आपको छुड़वा देता, जाओ मौज करो भाई साहब, इतना ही करा के छोड़ देता, इतना पढ़ाता और इतना पढ़ा के छोड़ देता, लेकिन नहीं, मुझे आपको देखना है RO, और उसके पहले उसके बाद देखना आपको SDM उप जिला अधिकारी देखना है भाई साहब आपको। एनी हाउ PCS 2025
और 26 का एग्जाम आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। एनी हाउ पीसेस का एग्जाम आपको क्या करना है, क्रैक करना है। इसलिए मैं डिटेल्स में कराता रहता हूं कि भाई साहब मेंस का नोट्स आपका क्या हो, रेडी होता रहे, राइट। चलिए आगे देखिए समस्याओं में क्या है, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी का मामला भी भारत में बड़ी तेजी से देखा जा रहा है। यानी कि मिलावटी और असुरक्षित भोजन, यह एक बड़ी गंभीर चिंताजनक बात है भारत जैसे देश में, जहां पर बड़ी इनसिक्योरिटी के साथ में चीजों को किया जाता है। इस पर सरकार को व्यापक स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खुले बाजार में बेचे जाने वाले कई पदार्थ स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, जिसको आप लोग बड़े चाव से यम्मी यम्मी करके खाते हो, इंस्टा पर यम्मी डाल के पोस्ट करते हो, यम्मी। अरे महाराज यम्मी नहीं, आपके जानलेवा है वो, आपकी जान ले लेगा जिसको आप एम्मी स्नैप बना के डालते हो, ठीक है। दोस्त के साथ आज पार्टी करते हुए, अरे दोस्त के पास पार्टी कर रहे हो, दोस्त के साथ एक दिन कंधा भी उठ जाएगा, कंधा भी लगाने आ जाएगा दोस्त, ठीक है। मत खाना सारे जंक फूड, बाहर के खुले सारे पदार्थ क्या होते हैं, कैंसर कॉजेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैंसर कॉजेस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन दैट फूड, ओके। सो प्लीज आप लोग उसको मत खाया करिए। चलिए आगे, जलवायु परिवर्तन और कृषि, यह भी अपने आप बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, जिस तरीके से बढ़ता हुआ प्रदूषण है, बढ़ते हुए प्रदूषण के फलस्वरूप क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है। और क्लाइमेट चेंज के फलस्वरूप समय पर बारिश का ना आना, समय पर ठंडी गर्मी का ना होना, इससे एग्रीकल्चर पर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, लो हो रहा है, और इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे फार्मर को पड़ रहा है। यानी कि सूखा, बाढ़ और अनियमित मानसून ने फसल उत्पादन पर गहरा असर डाला है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति बाधित होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं अपने आप में। भाई सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा अगर आपके पास अनाज ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कीमतों में उछाल आएगा, कीमतों में उछाल आएगा तो चीजें गड़बड़ होनी स्वाभाविक है अपने आप में। तो ये भारत में बड़े मुद्दे हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास किए गए हैं। ये सब भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये सारे टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सरकारी प्रयास किया गए हैं। सरकारी प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पास किया गया, जिसमें लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाले राशन की जो कि गारंटी देता है कौन, ये जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, ठीक है। अंत्योदय और प्राथमिक श्रेणी के तहत लाभ दिया जाता है इसमें। मिड डे मील योजना सभी जानते होंगे, स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को पोषण भोजन देने के लिए जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। पोषण अभियान, माताओं और बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए जो है पोषण अभियान चलाया जा रहा है। FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य मानकों का निर्धारण करता है, निरीक्षण और निगरानी का कार्य करता है। इसको भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ये आपका टास्क नंबर 2 के रूप में है। आप इसके बारे में फैक्चुअल डेटा तैयार कर लीजिएगा, यहां से ही प्रश्न बनते हैं। 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए मेरे करंट अफेयर पढ़ते समय, एक टास्क कर लीजिए, कोई मैं आपको होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए। 2 कॉपी आप करंट अफेयर पढ़ते समय जरूर रखा करिए, ठीक है। अब आइए प्रश्न पर आते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसे पहली बार वर्ष 2021 में मनाया गया था, क्या है पॉइंट इसका बताइएगा मुझे। और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, सभी कथन सही हैं, या फिर केवल 3 कथन सही हैं। जल्दी जैसे आप सोच के बताइए। अगर आप मेरे अनुसार इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दूसरा वाला कथन क्या है भाई साहब, रॉन्ग है, क्योंकि 2021 नहीं, ये 2019 होगा। ये कथन गलत हो गया, 1 और 3 सही हो गया। कूट में देखिएगा, आप पाइएगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चिल मारिए और झूम झाम के पढ़िए, है ना। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पूरी तिथि मनाई जा रही है। आप जानते होंगे वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा, जिसको हम भगवान भी मानते हैं आदिवासियों के, उनका जो है निधन हो गया था, और वर्ष 2025 में 125वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है। ऐसे में बिरसा मुंडा पर प्रश्न आपके मेंस में शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आता है, और बिरसा मुंडा पर प्री में कई सारे फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपसे पूछ लेगा कि कौन सी तिथि, कौन सी पुण्यतिथि, आप कहेंगे 125वीं पुण्यतिथि। उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में 3-4 नेताओं के नाम पूछ लेगा, जनजातियों के पूछेगा, बताओ इनमें से किसको धरती आबा के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे भगवान बिरसा मुंडा को, ठीक है, जिन्होंने शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और सामाजिक सुधारक थे, यानी कि जनजातीय नेता थे, जिन्होंने जनजातियों के विकास और उत्थान के लिए
औपनिवेशिक यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ में मोर्चा खोला था। मात्र 19-20 साल की उम्र में जो इनका निधन हो गया था। ठीक है, उन्होंने झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे। ठीक है, नीचे उनके बारे में मुख्य जानकारी दी गई है। जैसे जन्म उनका होता है 15 नवंबर 1875, उती हातू गांव रांची अब झारखंड में है। मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई थी रांची जेल झारखंड में। जाति समुदाय किससे? मुंडा जनजाति से संबंधित है अपने आप में। ठीक है, चलिए उलगुलान आंदोलन के आप कई सारे इनके कुछ आंदोलन हैं, इनको देखिएगा एक बार। उलगुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान यानी कि महाविप्लव नामक जनजातीय आंदोलन चलाया था। आप एग्जाम में पूछ लेगा कि उलगुलान आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन से नेता संबंधित है? आप कहेंगे सर बिरसा मुंडा, जिनके नेतृत्व में इसको किया गया था। यह आंदोलन शोषण, बेगारी, जमीन और छीनने जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरोध में था। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, धार्मिक सुधारक की अगर बात करते हैं कि भाई धार्मिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या काम किए गए थे, तो इन्होंने आदिवासी समाज को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बचाने और उनकी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए बिरसाइट धर्म की स्थापना की थी। आपको बता दूं, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में लंबे समय से रहा है और धर्म परिवर्तन में एक बड़ा इनका हाथ रहा है ईसाई मिशनरियों का। हालांकि अभी भी घटनाएं ईसाई मिशनरियों के साथ समझ आती रहती हैं कि ईसाई मिशनरी आज भी जो है धर्म परिवर्तन, भोले भाले जो लोग होते हैं, जो कमजोर तबके के जो लोग होते हैं, या आदिवासी क्षेत्र में आज भी ईसाई मिशनरियों का प्रभाव देखा जाता है और ये धर्म परिवर्तन कराने में आगे आते हैं। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए चीजों को और इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में ईसाई धर्म पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगता है, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने आप में, है ना। सभी धर्म अच्छे हैं, बट ये जो प्रक्रिया हो रही है ना कुछ लोगों की तरह, ये गलत है अपने आप में। ठीक है, चलिए कोई भी धर्म हो। आगे, ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती, बिरसा ने लोगों को संगठित करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया और जंगल व जमीन के अधिकारों की रक्षा की। आदिवासियों के लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर काम किया। उनकी अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को बचाने के लिए, उनके जमीन, जंगल और जायदाद को बचाने के लिए बिरसा मुंडा ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, है ना। चलिए आइए, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? बहुत आसान सा उत्तर है, मुझे लगता है आप तुरंत आप उसका उत्तर देंगे। 125 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय उद्योगों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हैं। याद रखिएगा, डीआरडीओ की संगठन है अपने आप में, यानी कि महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर, पूर्व में अहमदनगर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डीआरडीओ के वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। डीआरडीओ का एक क्या है? एक प्रतिष्ठान है अपने आप में, संगठन है। ठीक है, वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय उद्योगों को, कितने? 10 भारतीय उद्योगों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकी क्या है? सौंप दी है अपने आप में। ये बड़ी न्यूज है अपने आप में, है ना। और इन प्रणालियों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु टोही वाहन, माउंटेड गन सिस्टम, आतंकवाद विरोधी वाहन और वज्रदंगा नियंत्रण वाहन क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रौद्योगिकी सौंपे जाने के समारोह में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत ने भी भाग लिया। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग करने के लिए पुणे स्थित COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है, यानी कि ताकि जो देश की सुरक्षा है उसमें जो सामान जो यूज किया जाता है, जो सामरिक वेपन्स होते हैं आपके, ठीक है, सिक्योरिटी वाले, उनको उनका विस्तार तेजी के साथ किया जाए। ठीक है, चलिए अब आप बताइए डीआरडीओ के किस प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय उद्योगों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हैं? कौन सा संगठन है डीआरडीओ का? वो बताओ। अभी हमने आपको जस्ट बताया हुआ है, डीआरडीओ के किस प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय उद्योगों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हैं? ये क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन है ना, रक्षा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला। ये होगा या ये होगा? बताओ कौन सा होगा? कंफ्यूजन हो जाते हो ना, कंफ्यूजन हो ही जाना है ना, पक्का है, मैं जानता हूं। क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, है ना। सी होगा? क्या होगा देखते हैं जरा। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आक्सीओम 4 मिशन, ये भी चर्चाओं में है। तो प्रतिष्ठित आक्सीओम 4 मिशन 10 जून को सुबह 8:22 पर नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष केंद्र ले जाएगा। 4 कंट्रियों के नाम को क्या करना है? याद रखना है आपको।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आइए देखते हैं, और ये यूपी स्पेशल के में भी प्रश्न आएगा आपके एक तरीके से, ठीक है। ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में 14 दिन तक वैज्ञानिक अभियान पर रहेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो कि आपके कैपिटल से हैं। यूपी के कौन? नकलऊ या लखनऊ, क्या होगा? गांव में लोग लखनऊ को नकलऊ बोलते हैं, गोंडा को गोड़ा बोलते हैं। पता नहीं पता है? जानते हो गोंडा वाले लखनऊ वाले। चलिए, तो ये भैया लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, ये कहां के हैं? आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, इसलिए उत्तर प्रदेश विशेष में भी आज प्रश्न आ जाएगा और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। पोलैंड के स्लोबोज उजनानस्की, हंगरी के टिबोर कापू तथा अमेरिका के पेगी वाट्समैन हैं। श्री वाट्समैन नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं और इस मिशन के कमांडर होंगे कौन? ये जो आपके वाटसन जी हैं, ठीक है, ये कमांडर होंगे अपने आप में। ओके, चलिए भाई साहब, खतरनाक गर्मी है आज, कल भी थी आज भी है। आपको भी लग रही गर्मी? मुझे भी लग रही है। चलिए, आक्सियोम 4 मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किस अंतरिक्ष यात्री ने किया? बताइए भैया। भारत में, ठीक है, अभी तो हमने आपको बताया तुरंत कि भारत में किसने इसका किया है प्रतिनिधित्व? शुभांशु शुक्ला, सीज द राइट आंसर, बस हो गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये भी चर्चाओं में रहा है। आइए, और इसमें बिहार ने जो है बाजी मार ली इस बार अपने आप में। क्या कर ली है? बिहार ने बाजी मार ली भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। क्या है? भारत ने बाजी मार ली है, ठीक है। चलिए आइए, बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान जो है हासिल कर लिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका काम है कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज टास्क नंबर 3 के रूप में आप जो है इसको तैयार कर लेंगे। क्या? टास्क 3 के रूप में, टास्क 3 ये आप क्या करिएगा? रेडी करके आइएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे क्या है? आगे है अपने आप पे, ठीक है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्रों में ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण 92% और रोगी सेवा के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने में सर्वाधिक उच्च स्थान हासिल करने से बिहार ने कुशल और पहुंच वाली जन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर एक नया कीर्तिमान जो है बना दिया अपने आप में। चलो, बहुत अच्छा काम बिहार सरकार की तरफ से ये किया गया, ठीक है। चलिए, बिहार का कमान और नियंत्रण केंद्र राजधानी पटना में स्थित है और इस बदलाव में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी ये सारे फैक्ट आप लोग क्या करिएगा? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अलग तरीके से आप, ठीक है। चलिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? मुझे बताइएगा आप लोग। अभी हाल जस्ट मैंने आपको बताया वो कौन सा राज्य है, वो है आपका बिहार, यानी कि सी। कभी आई है ना हमारा बिहार में, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं, आई लव बिहार, है ना। चलिए, सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग जानते हैं कि हृदय सर को बिहार और जो है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बहुत पसंद है। रियली में मुझे बहुत पसंद है बिहार का कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर, हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े अच्छे होते हैं। वैसे तो सभी स्टेट के लोग अच्छे हैं, हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत है। हम भारतीय पहले, उसके बाद हम किसी राज्य के या किसी क्षेत्र के, किसी शहर के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, है ना। सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारत का हर एक कोना बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ जगहें आपको पसंद आती हैं, जैसे मुझे बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, सरकार ने अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित रहे हर वर्ष को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षित को सुरक्षित करना, अवित्त पोषित को वित्त पोषित करना और वंचित व कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन अपने आप, जो कि क्या है? ये चर्चाओं में है ना। 7 मार्च 2025 तक कुल 55.02 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सभी को विशेष रूप से हाशिए पर रह रहे और कम सुविधा वाले लोगों को सस्ती वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित जो है योजनाएं भी क्या की गई थी? शुरू की गई थी। अब ये योजनाएं मैं जितनी पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये सबकी सब योजनाएं आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान पूर्वक आपको इन सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। एक एक पॉइंट आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना 1 वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमने आपको दी हुई थी।
इसमें क्या होगा, दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और अस्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का कवरेज जो है 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम दर पर दिया जाता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी योजना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंक खाता है और जो इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं। 7 मार्च 2025 तक पीएमएसबीवीआई के अंतर्गत कुल नामांकन 50.30 करोड़ जो है हो गया है। ये बड़ी योजना है अपने आप में सरकार की, और इससे सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजनाओं में से एक के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको भी मैंने आपको कराया हुआ है कई बार। देखो ये सारे फैक्ट ना, जितने भी योजना आप देख रहे हैं, ये सब आप एग्जाम में क्या है बहुत आवश्यक है। यह योजना 1 वर्षीय जीवन बीमा योजना है। ठीक है, कितनी 1 वर्षीय है। ठीक है, और इसमें किसी भी कारण मृत्यु होने पर 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का कवरेज जो है दिया जाता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंक खाता है, जो इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं। 7 मार्च 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कुल नामांकन 23.21 करोड़ रुपए जो है हो गया है। ठीक है, यह भी बड़ी बात है अपने आप, यह भी योजना अच्छी है ना। चलिए आगे, अटल पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है। मंथली आपको पेंशन मिलेगी। जो किसी भी संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको जो है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपए, 2000 रुपए और 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए प्रति माह की निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। ये आप डेट, ये सब चीजें क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कुल नामांकन 7.49 करोड़ है हो चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको बताने की आवश्यकता है। बड़ी अच्छी योजना है। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से आप इसको हेल्प ले सकते हैं। यह योजना विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चर, व्यापार, ट्रेड यानी सेवा यानी कि सर्विसेज, एग्रीकल्चर से संबंधित गतिविधियों जैसी आय निर्माण गतिविधियों के लिए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपए तक के संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करता है। इतना आपको लोन दिया जाता है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 28 फरवरी 2025 तक 33.19 लाख करोड़ रुपए की राशि के 52.07 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। बड़ा लोन इसमें दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है। बड़ी अच्छी योजना है क्या स्टैंड अप योजना, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ये सभी योजनाएं मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराई हुई, फिर भी आप पढ़ लीजिए। यह योजना व्यापार विनिर्माण सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए जो है, जो आपके हमारे एससी वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक शाखा से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में बैंक ऋण की सुविधा जो है प्रदान करती है। 7 मार्च 2025 तक योजना की शुरुआत से लेकर अब तक जो है 60,500 करोड़ रुपए की राशि के 2.6 लाख लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो ये सारे डेटा आपको क्या करने हैं, इन योजनाओं के याद रखने हैं। ठीक है, चलिए पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार संपर्क सहायता और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन तक पहुंच जो है के जरिए 18 चिन्हित व्यवसाय में लगे पारंपरिक जो है कलाकारों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहयोग देना है। पीएम विश्वकर्मा योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है पीसीएस में, इस बार भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको 1 जून 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को राहत प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये इसका लिखा है क्या है योजना। ठीक है, कई बार योजनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन वो योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है ये भी प्रश्न पूछा था। जैसे ये जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ये किसके अंतर्गत है, ये है आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, चलिए आइए, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी बताओ।
बी 17 सितंबर 2023। देखो कहां पे होगा, ये देखो बस 20 दा राइट आंसर। भारतीय रेलवे का विकास अभी जानते होंगे, सरकार व्यापक स्तर पर रेलवे के विकास के लिए काम कर रही है और कई सारे जो है इसमें जो है डेवलपमेंट देखे गए हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय लोग रेलवे की लोकोमोटिव निर्माण इकाइयों में ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन करने का एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादित 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 209 लोकोमोटिव या 19% की वृद्धि को दर्शाता है। ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में यह मेंशन किया गया है कि किस तरीके से भारतीय रेलवे का डेवलपमेंट एक बड़ी स्तर पर हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, चाहे आरओबी का हो, चाहे लोकोमोटिव बनाने का हो, चाहे रेलवे ट्रैक बिछाने का हो। वास्तव में सरकार ने रेलवे क्षेत्र में, हालांकि रेलवे का बजट पहले अलग था, लेकिन सरकार ने रेलवे का बजट पहले आम बजट के साथ में क्या किया, मर्ज कर दिया। ऐसा लगा था कि रेलवे का बजट जो है जब आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया तो शायद रेलवे का विकास ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे का विकास निश्चित तौर पर बड़े अच्छे तरीके से हुआ। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बहराइच में, हमारी प्रॉपर सिटी में क्या था कि जो है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन बहुत लंबे समय से, हम लोग बचपन में तब से सुनते थे कि यहां पर बड़ी लाइन बिछेगी, नहीं बिछी, लेकिन बहुत जब बिछी तो बहुत तेजी से बिछी। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य था विद इन 1 ईयर 60 किलोमीटर का काम जो है 1 साल के अंदर बड़ी जल्दी से पूरा कर लिएगा। बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में, और आरओबी और कई सारे ब्रिज भी बन गए अपने आप में, तो बड़ी अच्छी बात है ना अपने आप में। चलिए, तो ये सब डेटा जो है दिया गया है। ये देखिए, यह उपलब्धि जो मिल रही है आपको हमारे रेलवे में, यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पार कर गई है, जो वैश्विक रेलवे क्षेत्र में भारतीय बढ़ते प्रभुत्व की ओर पुष्टि करता है अपने यहाँ पे, है ना। अब देखो, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के अनुसार यह हर दिन भारत में हो रहा है। क्या हो रहा है भारत हर दिन में? रेलवे में हर दिन में यह हो रहा है। पीआईबी के अनुसार हर दिन जो है 4 से ज्यादा नए लोकोमोटिव बन रहे हैं पर दिन, हर दिन बन रहे हैं 15 से ज्यादा नए ट्रेन कोच, और हर हफ्ते जुड़ रहे हैं 98 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक। डेली जो है 98 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बन रहे हैं भाई साहब, बड़ी उपलब्धि है। ये 3 के 3 डेटा अगर आपने अपनी कपिया में लिख दिया ना भाई साहब, गुरुजी आपके गदगद हो जाएंगे, गुरुजी फूल के गोलगप्पा हो जाएंगे, और दिल भर भर के, ट्रक भर भर के भाई साहब, जैसे भी भर भर के नंबर आपको देंगे अगर आप ऐसे डेटा को वहां पर लिख के आएंगे कि भैया इनके अनुसार यह हो रहा है। सरकार की तारीफ कीजिएगा, दिल खोल के नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सरकार के एंगेज में नहीं बोलना है भाई साहब, चाहे कांग्रेसी हो गए, चाहे सपाई हो गए, चाहे जो वाले हो गए। ध्यान रखिएगा, कॉपी में अपने मेज में कभी भी सरकार की बुराई नहीं करनी भाई साहब, ये बात नोट कर लीजिएगा। हालांकि अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आया है, अगर समालोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए आया है किसी चीज के बारे में, तो डेफिनेटली आप उसके नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु को लिखेंगे, लेकिन जनरली आप एकदम से गुस्से में नहीं लिखेंगे बीजेपी सरकार नौकरी नहीं लाती है, ऐसा नहीं लिखना है भाई साहब। ठीक है, गुस्से में नहीं लिखना है आपको। अरे पीजीटी की डेट आने वाली थी, अभी तक पीजीटी की डेट नहीं आई है, मैं बर्बाद कर दूंगा आयोग को, मैं ये कर दूंगा, हरा दूंगा चुनाव, ये सब नहीं लिखना है वहां कॉपी में। ठीक है, पगलिया मत जाना वहां पे सब लोग। ठीक है, तो क्योंकि आप क्या हो, आप सरकार के पार्ट बनने वाले हो, सरकार के हिस्से बनने वाले हो, कार्यपालिका के एक तरीके से आप हिस्सा रहेंगे आप, है ना। इसलिए सरकार की बुराई आपको नहीं करनी है। जहां क्वेश्चन रहे कि इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है, जहां रहे कि समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है, वैसे आप जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बारे में कई बार समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए आती है, कई बार मनरेगा योजना पर भी समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए आती है, कई बार आरक्षण पर भी लिखने के लिए आता है। तो जब समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए आए तब आप उसके सकारात्मक नकारात्मक बिंदु को लिखिएगा, बाकी जनरली आप आदेश में नहीं लिखना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की, किसी की भी सरकार केंद्र में राज्य में हो, आपको सरकार की बुराई नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे की लोकोमोटिव निर्माण इकाइयों ने वित्तीय वर्ष में जो है इतने जो है इस वर्ष के बीच में विभिन्न श्रेणियों में 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन कर एक नया उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक बात है। और भारत में हर हफ्ते जुड़ रहे हैं 98 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही है, सही उत्तर का चयन कीजिएगा तो सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? गोत्र आप लोग खूब देखते होंगे, आप लोग का विवाह होने वाला होगा, और गोत्र तो आप लोग पूछते होंगे, भैया जी तुम्हारा गोत्र क्या? भैया जी हमारा गोत्र ये है, तुम्हारा गोत्र ये है। तो गोत्र हालांकि साइंटिफिक होता है, ध्यान दीजिएगा। आप जाति पात धर्म मजहब कुछ भी मत माने,
नक्षत्र नक्षत्र शुभ दिन कुछ मत मान, लेकिन गोत्र मानिएगा। गोत्र के पीछे बड़ा साइंस है। कभी अगर मौका मिलेगा तो गोत्र के बारे में आपको बताऊंगा कि गोत्र के पीछे साइंस क्या है बेसिकली, है ना। आप शुभ दिन में शादी करिए नहीं करिए, किसी दिन क्या निकाला डेट आपके जो है गुरु ने आज किसी ने भी निकाला, आप उसके अनुसार करें शादी ना करें, डजंट मैटर। लेकिन गोत्र जो होता है, गोत्र एक पति पत्नी में जो है सेम नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए इस पर हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। साइंस है इसके पीछे भाई साहब, ठीक है, ऐवी नहीं है। हमारा जो हमारी संस्कृति परंपराएं रही है वो हमेशा साइंटिफिक है। भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराएं वेद हमारा क्या है, साइंस है अपने यहाँ पे, राइट। चलिए तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। चलिए तो आप बताइए कि गोत्र शब्द का प्रयोग शब्द कहां पर हुआ है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। चलिए अब ये आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है, पीसीएस का बैच चल रहा है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे आपको, ठीक है, और बाकी सारी चीजें मिलेंगी। और आरोग्य से तैयारी करने समय अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो सीधे आप इस नंबर पे, यानी कि मैं अलग से लिख भी दे रहा हूं इसको, 860, ठीक है, 86044099201, इस पर आप सीधे मुझसे जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। सीधे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपके पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में है, या आरोग्य एग्जाम के में दिक्कत है, या आपको कोई व्यक्तिगत जो है आपको वो लेना है, क्या कहते हैं, सलाह लेनी है, और या फिर मेन पीसीएस का बैच लेना है, डिकोड एग्जाम को कोई भी बैच लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई प्रॉब्लम है आपको, सीधे आप इस नंबर पर यानी कि 8604409201 पर आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं रिप्लाई आएगा तो धैर्य रख लीजिएगा, आएगा आपके पास कॉल जरूर, ठीक है। कई बार लोग गुस्से में आ जाते हैं, सर रिप्लाई नहीं आया है, अरे बहुत सारे मैसेज कॉल होते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा। और बाकी जो बैच कर रहा हूं, इस बैच को आप ले सकते हैं। इस बैच को लेने के बाद आपको किसी बाहरी स्रोत पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि किताब कोई नोट्स आपको बाहर से नहीं लेना है। पीसीएस तैयारी आपकी बड़े अच्छे से यहां से हो जाएगी, आप इसको कर सकते हैं। आर की तैयारी भी आपकी नई वैकेंसी की हो जाएगी, ठीक है। सारी डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप सीधे इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, पीसीएस लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप से बात हो जाएगी। व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे तो सीधे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी आपके सामने जो है सूचना थी। और अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ भारत निर्वाचन आयोग क्या है, आयोग के प्रमुख कार्यों को बताइए, ठीक है। यानी कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल जानकारी आपको देनी है, ठीक है। 200 शब्दों में आपको इसको लिखना है, ठीक है। लिख करके आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य न सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपका स्वास्थ्य मेरे लिए भी उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान देंगे और मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जिंदगी को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।